तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, या इसी को बोलते हैं ना ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी बोलते हैं, एक ही बात है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, देखिए ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर है, लेट सपोज दैट स्पेस में एक वेक्टर ये है और कोई भी दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है। हमने बताया था कि इन द मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में क्या होता है कि सारे के सारे फ्री वेक्टर्स की तरह होते हैं। हम सबको विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि सबको शिफ्ट कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पे। तो एक पॉइंट पे दोनों वेक्टर को लाते हैं, तो एक वेक्टर ये है बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज के यहाँ ले आए, और यहाँ पे दूसरा वेक्टर ये है बी वेक्टर, दिस इज, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसके पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करें बी के पैरेलल, समझ में आ रहा है, और यहाँ से ए के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे करके, ए के पैरेलल एक लाइन है, तो यहाँ पे जो इसका डायगोनल होता है ना, दिस डायगोनल, यही डायगोनल इसका रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी को डिनोट करता है। दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कोई समस्या है? अच्छा, एक डायगोनल अगर ये आया है तो ये बताइए कॉमन सेंस से ये दूसरा डायगोनल क्या आएगा? ये वाला डायगोनल निकाल सकते हैं? ये डायगोनल अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट दिस डायगोनल? तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा दीजिए भाई। ट्रायंगल ऑफ एडिशन मतलब दिस वेक्टर अगर इसको एक्स वेक्टर मान ले तो वेक्टर बी प्लस ऑफ एक्स वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू ए वेक्टर। तो वेक्टर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? वेक्टर एक्स इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। सही है? तो इसमें गलतियां नहीं करना है, नहीं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे डायरेक्शन में लोग गलती करते हैं इसमें। तो दूसरा, तो इसका मतलब डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे? इसके अलोंग क्या क्या वेक्टर आ गए? एक वेक्टर ए प्लस बी है, तो दूसरा वेक्टर की क्या है बताइए? ए माइनस बी वेक्टर है। तो इसका लेंथ अगर चाहिए तो लेंथ समझ रहे हैं, डायगोनल का अगर लेंथ चाहिए, d1 अगर डायगोनल का लेंथ चाहिए तो मॉड लेना पड़ेगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी। d2 वेक्टर हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी। अच्छा, एक चीज़ और हमें ये बताइए, पहले कॉमन सेंस ज्योमेट्री की बात हम पूछ रहे हैं सबसे, कि ये जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल होता है, क्या ये डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है क्या? डायगोनल में ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं? भैया ये इसमें नहीं होता, यही चीज़ तो हमें जानना था। ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, अल्फा है ये तो बीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर ये चीज़ इसमें, ये पैरेललोग्राम में अगर ये चीज़ होने लग जाए, इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू बीटा अगर हो जाएगा, तब ये एक्चुअली में पैरेललोग्राम ना हो के, तो देन ऐसा होता है कि पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम जो होता है वो रोम्बस में कन्वर्ट हो जाता है। रोम्बस, हाँ हाँ, रोम्बस में ये चीज़ होता है। इसका भी सिग्निफिकेंस है, जो चीज़ हम कहने वाले हैं उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। अब इस तरीके से अगर कोई मान लीजिए इस तरीके से कोई वेक्टर है, वेक्टर ए है और मान लेते हैं ये वेक्टर बी है, दोनों का मॉड बराबर है। तो मॉड अगर बराबर कर देंगे तो साइड लेंथ बराबर, तो इसका मतलब क्या है? ये रोम्बस है। तो रोम्बस है तो इसका मतलब अब जो इसका डायगोनल होगा, नाउ ये जो डायगोनल होगा, दिस विल बी द एंगल बाइसेक्टर थीटा, तो ये भी थीटा होगा। समझ में आ रहा है ना? इन रोम्बस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल। तो इससे अब हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, समझिएगा इस बात से। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर चर्चा किया जाए, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए है, ये बी है और ये चीज़ सी है। तो इसके अलोंग वेक्टर है और इसके अलोंग मान लीजिए कुछ वेक्टर है, भाई कुछ भी है, इसके अलोंग वेक्टर बी मान लेते हैं और इसके अलोंग वेक्टर सी मान लेते हैं।
इसके एंगल सी के सामने वाला साइड का लेंथ सी है, एंगल बी के सामने वाला साइड का लेंथ एंगल बी है। तो हमें ये बताइए कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, अगर ये लिखना हो कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, तो क्या लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए सभी लोग। इन ट्रायंगल एबीसी में वेक्टर इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए अगर लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे? तो सर इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, पहले ये बताइए। ये एंगल a/2 हो जाएगा, ये एंगल a/2 हो जाएगा। तो हमें पहले ये बताइए AD है अगर ये, तो AD के अलोंग हमें क्या चाहिए, कोई एक वेक्टर चाहिए, तभी इक्वेशन लिख पाएंगे। तो सर AD के अलोंग हाउ टू राइट ए वेक्टर अलोंग AD लाइन, AD लाइन के अलोंग एक वेक्टर कैसे लिखेंगे? दिस इज इम्पोर्टेंट हेयर। नहीं समझ में आ रहा है बात समझ में आ रही है सभी को, हम क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये सबको समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा होगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर सर डायरेक्ट दोनों वेक्टर को ऐड कर नहीं सकते, डायरेक्ट दोनों वेक्टर मतलब AB वेक्टर प्लस ऑफ AC वेक्टर करेंगे तो क्या ये होगा उसके अलोंग AD वेक्टर के अलोंग वेक्टर मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, रिजल्टेंट अलग अलग है। अगर हम बोले दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम कर दें, मैग्नीट्यूड बराबर कर दें, मतलब एक वेक्टर AB के अलोंग ऐसा लेते हैं जिसका लेंथ, और एक वेक्टर ऐसा AC के अलोंग जिसका लेंथ, दोनों का लेंथ बराबर हो जाए, तो सबसे बढ़िया उपाय क्या है? यूनिट वेक्टर ले लो। हम बोल रहे हैं कि AB वेक्टर प्लस ऑफ AB मतलब उसका लेंथ, AC वेक्टर प्लस ऑफ AC, क्या ये वेक्टर दिस इज ए वेक्टर अलोंग AD होगा कि नहीं, पहले बताइए। ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे यूनिट वेक्टर हो गया ना दोनों, जब AB वेक्टर को मॉड AB से डिवाइड कर दिए तो नाउ दिस इज यूनिट वेक्टर, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर है। तो जब दोनों का लेंथ इक्वल है तो इसका तो AB वेक्टर क्या है हमारा, तो AB वेक्टर B है सर, बाय दिस इज C, इसका लेंथ C है। AC वेक्टर क्या है, AC वेक्टर C है और इसका लेंथ क्या है, B है। तो ये वाला वेक्टर होगा उस AD के अलोंग, मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। तो हम इक्वेशन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी द इक्वेशन, वेक्टर R इक्वल टू, बताइए वेक्टर R इक्वल टू, और A तो ऑरिजिन है, तो सर जीरो वेक्टर प्लस ऑफ लैम्डा टाइम्स दिस इज ऑरिजिन, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, AD के अलोंग वेक्टर, कोई भी वेक्टर चलेगा, AD वेक्टर ही नहीं कोई भी वेक्टर चलेगा, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, B वेक्टर प्लस ऑफ वेक्टर C/B हो जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं है, समझ में नहीं आया होगा। अच्छा, अगर इसमें प्रूव करने के लिए पूछ लिया जाए कि प्रूव दैट कि जो D है, D BC को किस रेशियो में, C/B के रेशियो में डिवाइड करना है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसी में कि प्रूव दैट पॉइंट D डिवाइड्स BC in ratio of side containing the angle, in ratio of side containing the angle, in ratio of side containing the angle, ठीक है, इज दैट मतलब C/B के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर ये प्रूफ करना हो तो कर सकते हैं कि नहीं, तो हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, सभी लोग बताइए। तो सर पॉइंट D का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, पॉइंट D का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए सर AD लाइन को सॉल्व करना होगा और BC लाइन को सॉल्व करना होगा। तो सभी लोग सॉल्व करके निकालिए और उससे फील करिए कि वेदर दिस रेशियो इज करेक्ट और नॉट, ठीक है, फील करिए इस बात को, करिए, सभी होगा। चलिए, हो गया सभी लोग से। भाई BC का भी इक्वेशन लिखना था, BC का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा बताइए, वेक्टर R इक्वल टू B प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B माइनस C हो जाएगा, यही होगा ना। अब हम AD का इक्वेशन ये ऊपर लिख ही चुके थे, तो BC का इक्वेशन लिख दिया, तो यहाँ पे अब क्या है, दोनों को सॉल्व भी तो करना है। यहाँ पे वेक्टर B का कोफिशिएंट लैम्डा बाई C, यहाँ पे वेक्टर B का कोफिशिएंट 1 प्लस म्यू हो जाएगा,
वेक्टर सी का कोफिशिएंट ऊपर में क्या आएगा, लैम्डा बाई बी आएगा, और यहाँ पे वेक्टर सी का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, नीचे माइनस म्यू आएगा। सही है, तो हमें निकालना है लैम्डा का वैल्यू निकाल ले तो ज़्यादा सही है। तो म्यू का वैल्यू माइनस लैम्डा बाई बी यहाँ रख दीजिए यहाँ पे। तो एक ही बार में लैम्डा बाई सी इक्वल टू 1 माइनस ऑफ लैम्डा बाई बी, एंड दिस इज लैम्डा कॉमन आ जाएगा, 1 बाई बी प्लस ऑफ 1 बाई सी, दिस इज इक्वल टू 1। यू विल गेट द लैम्डा का वैल्यू बी सी अपॉन में बी प्लस सी। सही है, अब यहाँ पे रख दीजिए उठा के, खट से आ जाएगा है। तो पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, बी टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस सी टाइम्स ऑफ वेक्टर सी, सी टाइम्स ऑफ वेक्टर सी अपॉन डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। तो क्या फील हो रहा है, सेक्शन एक किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं ना भाई। अगर इस पॉइंट ऐसे फील कर सकते हैं हम कि ये तभी होगा, ये तभी पॉसिबल है जब ये सी इज टू बी के रेशियो में डिवाइड, तभी नहीं ये सी इधर जाएगा बी इधर जाएगा और फिर सेक्शन फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो खैर चीज़ें क्लियर हो गई। इसमें कई सारी चीज़ें अभी हमने सीखा, ढेर सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें काम आएगी। ठीक है ना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काफ़ी काम की चीज़ें हैं, वो सब ध्यान रखना है। एज फॉर एग्जाम्पल अच्छा, और एक चीज़ और हमें डिस्कस करना था कि जैसे मान लीजिए वेक्टर में ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा सर, ये वेक्टर ए प्लस बी होगा। वेक्टर ए माइनस बी अगर दिखाना हो तो क्या नीचे बी का डायरेक्शन पलट देंगे, माइनस वेक्टर बी ये हो जाएगा, फिर इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, नाउ दिस विल गिव ए माइनस ऑफ बी वेक्टर। कोई समस्या है? तो इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। तो कुछ भी इसमें अब क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पूरा घूमेगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इसमें चलेगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि जैसे अगर बात करें कि दो वेक्टर है, अगर दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। क्वेश्चन लिखिए, इफ द रिजल्टेंट ऑफ क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, अभी हम जितना बताएं उतना यूज करना है, अभी आगे का चीज यूज करना ही नहीं है। यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर then find the angle between them। ज्योमेट्री का यूज करके करना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि हाउ टू यूज द ज्योमेट्री, तभी इसका फीलिंग आएगा आपकी। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हर चीज़ का इंपॉर्टेंस होता है, अपना अपना ही होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये है, एक वेक्टर ये है जिसका रिजल्टेंट वेक्टर मान लेते हैं भाई ए वेक्टर है, और ये दूसरा बी वेक्टर है, और तीसरा ये है अपने पास एक और वेक्टर है। सही है, ओके, क्लियर है, फाइन। सर ये ए प्लस बी वेक्टर है, इसका भी मॉड इक्वल टू कितना है, 1 है, इसका भी मॉड इक्वल टू 1 है, इसका भी मॉड इक्वल टू 1 है। तो क्या ये जो होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा? अरे ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा कि नहीं? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे के सारे एंगल कितने होंगे सर? 60 होंगे। अब दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो हेड टू हेड होता है, ऐसे निकाल सकते हैं, या तो हम टेल टू टेल, हेड टू हेड निकालेंगे। ये तो टेल टू टेल है, दिस इज हेड टू हेड। तो अब यहाँ पे वेक्टर ए का तो हेड ये है और इसका वेक्टर बी का ये है, तो इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसे करके ये तब जाके ये एंगल थीटा निकल आएगा। तो ये एंगल 60 है तो ये एंगल नहीं निकल आएगा थीटा इक्वल टू 180 माइनस 60। कितना आंसर आ गया? 120 एंगल आ गया, एक ही लाइन में ख़त्म हो गया, है कि नहीं? तो ज्योमेट्री बहुत शानदार चीज़ होता है। चलिए खैर, कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जैसे टेट्राहेड्रन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में आता रहेगा, कुछ चीज़ें हम बता देंगे, वो सब याद रखिएगा। टेट्राहेड्रन, अच्छा टेट्राहेड्रन क्या होता है? पहले
तो व्हाट इज टेट्राहेड्रन? तो टेट्राहेड्रन अभी अभी चर्चा कर रहे थे कि कोई भी ट्रायंगल अगर ले लीजिए एक प्लेन में और एक पॉइंट ले लीजिए ऊपर, फिल करना होगा इसको, एक पॉइंट ऊपर ले लीजिए और इसको तीनों से ज्वाइन कर दीजिए, तीनों वर्टेक्स से। तो ये 3D फिगर जैसा फील आ रहा हो ना, ये 3D फिगर है, तो इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो टेट्राहेड्रन में जैसे कुछ कुछ बातें आएंगी। वेक्टर ए है, जैसे मान लीजिए वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है, और ये वेक्टर डी है। अच्छा पहले ये बताइए इसमें कितने साइड्स, कितने, हाउ मेनी साइड्स आर देयर? इसमें कितने साइड्स हैं टेट्राहेड्रन में? सभी लोग कितने साइड्स हैं? अरे साइड नहीं काउंट कर पा रहे सभी लोग। 4 साइड्स हैं कि 6 साइड्स हैं? 6 साइड है ये। 6 साइड नहीं दिख रहा है क्या? डायगोनल नहीं है तो साइड्स इसमें 6 है भैया। अच्छा इसमें फेसेस कितने हैं पहले? हाउ मेनी फेसेस आर देयर? फेसेस फील कर पा रहे? एक तो नीचे ट्रायंगल हो गया और 3 फेसेस दिख रहा है, और 3 फेसेस, 4 फेस है इसमें। ठीक है, अच्छा और इसमें हाँ वो उसको मिला के 4 है, नहीं है 4 फेस कहाँ, 5 है क्या? हेलो, फेसेस देखिए, फेसेस, हाँ हाँ हाँ, अच्छा 5 होंगे इसमें। 4 फेसेस आर देयर, 4 फेसेस आर देयर। 4 तो एक ये है और एक नीचे भी होगा। एक सेकंड ABC लिख देता हूँ क्या क्या होगा। हाँ जी बताइए। हमें तो नहीं लग रहा यार 5 फेसेस है। हाँ एजेस, दिस इज एजेस और साइड्स। फेस 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 कितने हैं इसमें? ये 5 डी कुमार जी को कैसे दिख रहा है? हम भी कंफ्यूज हो गए, कैसे दिख रहा है डी? हाँ 3D शेप है ये। अपोजिट एजेस, पेयर ऑफ अपोजिट एजेस, कौन कौन है इसमें? पेयर ऑफ अपोजिट एजेस। ए बी के अपोजिट कौन है जी? ए बी के अपोजिट CD है। हाँ हाँ चलिए अब यहाँ से पेयर ऑफ अपोजिट एजेस, इसमें देखिए जो हम ये डायग्राम बनाए हैं। हाँ इसमें अपोजिट एजेस, ए बी के अपोजिट क्या हो जाएगा? CD होगा। ठीक है, और AD के अपोजिट क्या होगा? AD के अपोजिट BC होगा। और फिर BD के अपोजिट क्या होगा? BD के अपोजिट AC हो जाएगा, BD एंड AC, दीज आर द पेयर ऑफ अपोजिट एजेस। ठीक है, ये सब पहले टर्मिनोलॉजीज क्लियर हुआ सभी को। ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आएंगी आगे चल के, धीरे धीरे आएंगी। तो पहले इतना चीज़ें क्लियर है। अच्छा दूसरी बात, इसमें क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसके। प्रॉपर्टीज़ या अब इसके हम कुछ डिस्कस करते हैं, जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है जो हमें जानना है। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि अगर हम ये जैसे वर्टेक्स ले, जैसे ये वर्टेक्स अगर ले और इसके सेंट्रॉइड को इससे मिला दे, इसके अपोजिट बेस के सेंट्रॉइड से G1 से मिला दे, फिर अगर ये वर्टेक्स ले और इसके अपोजिट जो बेस है इसके सेंट्रॉइड से इसको मिला दे। ठीक है, ऐसे ही करके ये अगर ले और इसके अपोजिट फेस से सेंट्रॉइड से मिला दे, ये सब सारे के सारे जो होते हैं ना कंकरेंट होते हैं, एंड दिस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन। ठीक है, एक और होगा इधर की तरफ, बाहर की तरफ होगा, तो उसको हम दिखा नहीं सकते, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये चीज़ होता है, पहला प्रॉपर्टी तो ये होता है
कि द लाइन ज्वाइनिंग द vertices and the centroid of opposite faces are concurrent, and this point of concurrency is called concurrency यही होता है, इसका सेंटर होता है. दिस इज द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन. सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन डिफाइन किया जाता है उसको. ठीक है, हेड्रन. ओके. एंड दूसरा जो होता है ना, इसी में दूसरा बात, ये जो पॉइंट है उसको डिवाइड करेगा लाइन दैट एंड सेंटर डिवाइड्स द लाइन. The line in ratio of 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. तो बस कहानी ख़त्म हो गई. अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये वर्टेक्स है और इसका अपोजिट फेस का सेंट्रोइड ये है, इसको ज्वाइन करेंगे. ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट फेस का सेंट्रोइड ये है, दोनों कंकरेंट होंगे. ये G2 है, मान लीजिए ये G1 है. तो यही जो पॉइंट होता है, दिस इज़ द O, सेंटर ऑफ दिस टेट्राहेड्रन. और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ऊपर 3 होगा तो नीचे 1 होगा. ऐसे दिख रहा है, कॉमन सेंस है. तो पहले G1 BCD का क्या हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या, G1 का पोजीशन वेक्टर? सर ये B + C + D बाई क्या होगा, 3 हो जाएगा. तो अगर ये आ गया तो फिर हम O का भी निकाल सकते हैं भाई. 3 टाइम्स ऑफ G1 1 टाइम्स ऑफ A डिवाइडेड बाई 3 + 1 क्या हो जाएगा बताइए, O का. तो सर सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर का पोजीशन वेक्टर A + B + C + D डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा. तो यही सेंटर का पोजीशन वेक्टर होता है. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर हो जाएगा यहाँ पे. इसका फॉर्मूला याद रख लेना है सभी को. दैट इज़ क्या हो जाएगा, वेक्टर A + वेक्टर B + वेक्टर C + वेक्टर D डिवाइडेड बाई 4. सही है ना. अच्छा मान लीजिए कि किसी एक को रेफरेंस ले लिया अगर, तो जैसे मान लेते किसी एक को रेफरेंस ले लिया, इस तरीके से किसी एक को अगर हमने रेफरेंस चूज़ कर लिया, ए को रेफरेंस चूज़ कर लिया, तो ये AB वेक्टर, ये मान लीजिए C है और ये D है. AB वेक्टर, AC वेक्टर और AD वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा. तो दिस इज AB वेक्टर प्लस ऑफ AC वेक्टर प्लस ऑफ AD वेक्टर आल्सो डिवाइडेड बाई 4. यहाँ पे ये सब क्या है, ए से इमर्ज होने वाले, एक वर्टेक्स से इमर्ज होने वाले सारे के सारे एजेस हैं. ठीक है, तो इस टाइप पे भी फॉर्मूला है, बस ये ध्यान रख सकते हैं. कोई छोटी छोटी बातें हैं. बाकी दूसरा जो प्रॉपर्टी ये होता है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एजेस आर ऑल्सो कंकरेंट. ठीक है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर. लाइन ज्वाइनिंग the midpoints of pair of opposite edges are also concurrent and bisect each other. और जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है वो सेंटर ही होता है. इसमें भी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज ऑल्सो द सेंटर, वो सेंटर ही होगा. ठीक है, तो ये क्या बात कर रहे हैं, तो ऐसे एक लाइन में फील आ जाएगा आप लोगों को. इसमें कोई तोप चीज़ नहीं है, सिंपल सी बातें हैं. ये है ट्रायंगल और ये इस तरीके से, ये ABCD है. ठीक है, अभी जो बात की अपोजिट एजेस बताया था ना, इसका पोजीशन वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर D है, इसका B है पोजीशन वेक्टर,
इसका पोजीशन वेक्टर सी है, तो इसका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा बताइए? वेक्टर ए प्लस डी बाई टू आएगा। बी सी का मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा बताइए? बी प्लस सी बाई टू आ जाएगा। तो इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सर ए प्लस बी बाई टू आ जाएगा। फिर इसका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सर सी प्लस डी बाई टू आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसको अगर इससे ज्वाइन किया जाएगा तो सर ये पॉइंट आ जाएगा। ओके, क्लियर है? फाइन। तो अब बताइए कि अगर इसका मिड पॉइंट निकाला जाए तो क्या आएगा दोनों तरफ से? मतलब रेड वाले लाइन का मिड पॉइंट और ग्रीन वाले लाइन का मिड पॉइंट, क्या दोनों तरफ से सेम आएगा? नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। अबे चंपट लोग, समझ में आ रहा है कुछ? ये आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4 आएगा ना। तो दोनों तरफ से सेम आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। हाँ, ये इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखेंगे। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद रखने वाली बात है। अच्छा, ये हो गया, हम टेट्राहेड्रन के बारे में इतनी बातें अभी याद रखिए। बाकी इसका वॉल्यूम वगैरह और भी कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम, डॉट क्रॉस ये सब पढ़ लेंगे तब। बाकी दूसरा होता है पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड मतलब पैरेललोग्राम का 3D फिगर एज्यूम करिए मन में। भाई पैरेललोग्राम का 3D फिगर मतलब एक पैरेललोग्राम ये ले ले और एक पैरेललोग्राम ये ले ले, ठीक है? ये इस तरीके का, दिस इज द पैरेललोपाइड। दिख रहा है ना सभी को? अब यहाँ से इसमें भी कुछ छोटी छोटी बातें आती हैं। पैरेललोपाइड का स्पेशल केस क्या होगा? क्यूबाइड होगा, जब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा क्या? और ये जो पॉइंट है, दिस इज ओरिजिन ओ वेक्टर है, ठीक है? अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसको अगर रेफरेंस मान लें, ध्यान दीजिएगा, तो इसी के रेस्पेक्ट में सारे वेक्टर को डिफाइन करने वाले हैं हम। अगर मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर मान लेते हैं बी है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है और इसका मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर सी है, ठीक है? इस 3 वर्टेक्स का। तो इस ए बी सी के टर्म्स में क्या बाकी अदर वर्टिसेस का हम निकाल सकते हैं इसमें पोजीशन वेक्टर्स? वी कैन कैलकुलेट और नॉट? सभी लोग सोच के बताइए, आराम से सोच के बता पाएंगे। पहले हमें बताइए, इस वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर अगर निकालना हो तो क्या होगा? तो सर इसको आप इससे ज्वाइन कर दो। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये क्या होता है कि ऑरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ही चाहिए, और ये बी है और ये सी है, तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा सर? बी प्लस सी होगा। ये वाला वेक्टर क्या होगा? अरे ये नीचे वाला ए प्लस बी वेक्टर होगा। सही बात है, सच्ची बात है। अच्छा, ये वाला वेक्टर क्या होगा बताइए? ए प्लस सी हो जाएगा। सही है। अच्छा, ये वाला वेक्टर क्या होगा? एक और बच रहा है, अब एक ही बच रहा है, वन एंड ओनली वन। समझ में आ रहा है? ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर बता देंगे तो मान जाएंगे सर। ऐसे तो लग रहा है ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। नहीं, अरे ये बताइए, ये जो एज है, क्या ये एज इसके पैरेलल है? ओसी के तो पैरेलल है, तो ये वेक्टर सी है, तो ये वेक्टर भी सी हो जाएगा। तो हमें ये पता है, ये वाला वेक्टर पता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला वेक्टर नहीं बता पाएंगे, दोनों का सम हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाए ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज मेन डायगोनल। मेन डायगोनल है बॉडी का, अपोजिट है। अपने रूम को एज्यूम करिए, रूम का एक निचला कोना एज्यूम करिए और अपोजिट पे ऊपर वाला कोना एज्यूम करिए, तो वही वाला वेक्टर है ये। थोड़ा सा फीलिंग है, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि नहीं समझ में आएगा। इसमें मेन डायगोनल कितने होंगे? मेन बॉडी डायगोनल 2 होंगे? नहीं होगा? मेन बॉडी डायगोनल 2 होगा। एक इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये है पैरेललोपाइड। इसमें भी सेंटर होता है इसका सेंटर कैसे डिफाइन होता है? हाउ द सेंटर इज डिफाइंड? तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें पेयर ऑफ अपोजिट एजेस,
फिर से पेयर ऑफ अपोजिट एजेस अगर बात करेंगे तो इसके अपोजिट ये वाला होगा जहाँ मैं अभी डॉट बनाया तुरंत ताज़ा ताज़ा, ये वाला ग्रीन ग्रीन से, इसके अपोजिट एज ये होगा। तो इसका मिड पॉइंट अगर लेंगे और इसका मिड पॉइंट लेंगे तो इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, निकालेंगे तो बताइए सभी लोग। सर बी वेक्टर प्लस by2 वेक्टर प्लस सी वेक्टर आएगा, और इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, by2 वेक्टर प्लस वेक्टर ए आएगा। ठीक है, अब इसको इससे ज्वाइन अगर कर दें तो ये लाइन बन जाएगा। सिमिलरली दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट एजेस और ले लीजिए कोई, इसको ले रहे हैं हम, इसका अपोजिट ये होगा कि नहीं होगा, समझ पा रहे हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर बताइए पहले, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर a/2 प्लस वेक्टर c, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अरे बताइए, वेक्टर a/2 प्लस और वेक्टर b, सही है, इसको इससे ज्वाइन कर दे रहे हैं तो ये पॉइंट आ गया। अब दोनों का मिड पॉइंट निकालिए, दोनों तरफ से सेम आएगा, दोनों तरफ से मिड पॉइंट निकालिए सेम आएगा। अरे मिड पॉइंट निकालिए, a/2 सर a प्लस बी प्लस c/2 आ रहा है, और इसको इससे ज्वाइन करने से भी मिड पॉइंट सेम आ रहा है। तो इससे एक प्रॉपर्टी यहीं से निकल के आएगा, इसका प्रॉपर्टीज डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। नाउ आई एम राइटिंग द प्रॉपर्टीज। ये जो मैंने अभी प्रोसेस किया है ना, ये प्रोसेस आप लोग को भी अभी करना है। जैसे क्लास एंड होगा टेट्राहेड्रन और पैरेललोपाइड के लिए पूरा प्रोसेस करना है खुद से, ये वेक्टर बनाना, सबका पोजीशन वेक्टर लिखना, सेंटर वेंटर एवरीथिंग दिमाग में बैठ जाएगा। ये सब काम किया करिए, बच्चों की तरह करना ही पड़ेगा। पहला चीज़ ये है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ pair of opposite edges are concurrent and also bisect each other and point of concurrency जो होता है वो सेंटर हो जाएगा। दिस इज सेंटर ऑफ पैरेललोपाइड, होगा, सही है। तो इस तरीके से सेंटर क्या आ गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा क्या, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c डिवाइडेड बाई 2, ये है। ठीक है ना। तो और भी कई सारी बातें, इतना याद रखिए बहुत है आप लोग के लिए, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी वॉल्यूम सब बात करेंगे हम आगे चल के, सब समझाएंगे लॉजिकली पूरा। तो अभी इतना क्लियर है, समझ में आया ना सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फाइन। तो चलिए हम बाकी बातें करते हैं हम अगले टर्न पे।